नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के एक और विषय यानी हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्थात इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आज करेंगे। तो हिंदी से रिलेटेड जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चनों में उनका एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी होगा। उसमें हम आपको परिभाषाओं के बारे में भी बताएंगे या फिर जो भी आपका प्रश्न रहेगा, जिस भी प्रश्न को आपको हम बताएंगे उस क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा नोट होगा जिसमें हम आपको उनकी परिभाषा या उनके बारे में भी बताएंगे। इससे आपको आने वाले विभिन्न प्रश्नों के बारे में जानकारी भी रहेगी, यानी कि जो भी आप प्रश्न करेंगे उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी हो जाएगी, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी और अगला क्वेश्चन आता है तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या है? यानी व को हम जब बोला जाता है, व का उच्चारण जब किया जाता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या आता है? तो देखिए, पहला है दंतुष्ट है, कंठुष्ट है, या दंत या कंठ तालव्य। आप खुद ही मतलब एक बार व बोल के देखिए। जब आप व बोलते हैं तो क्या होता है कि आपका जो नीचे वाला ओठ है वो आपके दांत से टकराता है, मतलब दंत और ओठ दोनों टकराते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, दंत ओष्ठ है, यानी दांत और जो होठ होते हैं वो दोनों टकराते हैं, जिससे व का उच्चारण होता है। अब देखिए, हिंदी के वर्णों को उनके उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया गया। जैसे कंठ वर्ण, कंठ यानी कि हम जो कंठ से जो वर्ण आते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, ग, जब आप इनको बोलेंगे तो आपके कंठ का प्रयोग होगा, तो ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है तालव्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श होता है, यानी कि आपके जो जीभ है वो ऊपर की ओर टच होगी जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे। जैसे च, छ, ज, झ, इस तरह से आप एक बार इनको ट्राई करके देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, आप इनको बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है दंत्य वर्ण, यानी कि जिनको बोलने पर क्या होता है, दांतों से आवाज आती है, यानी कि द की तरह बोला जाता है। जैसे देखिए त, थ, तो इनको जैसे आप बोलते हो तो आपकी जीभ जो है ना वो आगे वाले दांतों से मतलब दंत से टकराती है, तो इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। फिर है ओष्ठ वर्ण, यानी होठों का प्रयोग करके बोले जाने वाले वर्ण। उ, प, व, जब इनका जब उच्चारण किया जाता है तो ये सभी जो है होठों से बोले जाते हैं, मतलब होठों से बोले हुए वर्ण, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में जो अलंकार यूज हुआ है उसके बारे में पूछा है। तो क्या है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, अब इसमें क्या किया हुआ है कि चरण कमल को है, जो चरणों को है उन्हें कमल कहा गया है, इसीलिए इसमें जो हमारा अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद निरूपण हो, अर्थात जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात क्या है कि यहाँ पे जो चरण है, यानी कि चरणों को, भगवान के चरणों को कमल कहा गया है, मतलब उन्हें कमल माना गया है, उन्हें कहा नहीं गया है, उन्हें कमल माना गया है। यानी कि किसी भी चीज़ को कुछ मान लेना, वो क्या होता है, वो रूपक अलंकार होता है। एक तरह से उसको उसका रूप दे देना कि ये चरण नहीं है, ये कमल है, मतलब उन्हें कमल कह देना, इस तरह से वो होता है रूपक अलंकार। देखिए, यहाँ हरि के चरण को कमल के समान नहीं कहा गया है, बल्कि कमल ही मान लिया गया है, इस तरह से रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकोक्ति का सही विकल्प है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इस लोकोक्ति का हमें बताना है। ऑप्शन है, बहुत भीड़ होना, बहुत धन मिलना, अत्यंत लज्जित होना या मुंह मांगी वस्तु मिलना। देखिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका जो अर्थ होता है वो है मुंह मांगी वस्तु मिलना। देखिए, मुंह मांगी वस्तु मिलना। वाक्य में प्रयोग देखते इसका, कारोबार में घाटा हो जाने के बाद अचानक से बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिलना, यह तो बात हो गई अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो इस तरह से इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? स्वर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गीय या स्वर्गाय। तो इसमें देखिए, जो सी ऑप्शन है स्वर्गीय, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसके अलावा कई सारे देखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, तो इसमें क्षत्रिय का क्षत्रिय, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनमें कई बार प्रॉब्लम होती है। कई लोग गृहिणी को गृहिणी नहीं लिख पाते, उसमें गलत हो जाती है। ज्योत्सना, इस तरह से त्योहार, दायित्व, कार्यवाही, तो इनको आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। तो देखिए, अध्यापक ने अनुशानहीन छात्र को दंड दिया, या कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए, इसमें जो अनुशानहीन छात्र को लिखा हुआ है वो हमारा गलत लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन जो 2 है ये हमारा इसमें राइट होगा, क्योंकि अनुशानहीन नहीं होता है, वो अनुशासनहीन होता है। इस तरह से देखिए, त्रुटिपूर्ण भाग है वो है अनुशासनहीन छात्र, यानी अनुशासनहीन छात्र।
भाषा के शब्दों लेखन में वर्तनी को कहते हैं। वर्गों के अशुद्ध उच्चारण, संयुक्त वर्णों के शुद्ध प्रयोग को मात्रा के भ्रमण के कारण वर्तनी की अशुद्धियां होती है। इनमें आप शुद्ध अशुद्ध वर्ग देख सकते हैं, जैसे झोपड़ी, तत्कालिक, तत्वाधान। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ग में सभी नासिक के व्यंजन हैं? नासिक के व्यंजन का अर्थ होता है जो नाक से जिनकी आवाज निकलती है, फिर नाक का प्रयोग करके उन्हें बोला जाता है। तो देखिए, इसका हम प्रयोग करते हैं। म, ण, त, ल। त और ल को हम जीभ और दांत से, यानी ये तो ओठों वाला प्रयोग हो गया। न, ट, ये भी नहीं है। ल, न, ये भी नहीं है। यानी कि म और न, ये जो है जब हम इनको बोलेंगे म, तो इसमें जो है नाक पर भी हमारे प्रेशर पड़ता है, यानी कि इसमें हमारी नाक का भी प्रयोग होता है, म और न में। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो देखिए, दीर्घ बाहु इसका मतलब होता है लंबी भुजाओं वाले, यानी विष्णु। यहाँ पे दीर्घ बाहु का मतलब विष्णु से संबंधित है, तो इसमें हमारा बहुब्रीहि समास आएगा। बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें हम किसी भी नाम को इंगित करते हुए किसी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम दशानन कहते हैं, तो दशानन कहते हैं तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि हम रावण की बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम लंबोदर कहेंगे तो लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। इसी तरह जो है किसी नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास आता है। अब इसमें देखिए, समास विग्रह है इसका, दीर्घ बाहु, लंबी है भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु। वह समास जिसके समस्त पदों में कोई भी पद प्रदान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए, पीताम्बर, पीला है अंबर, वस्त्र जिनका अर्थात श्री कृष्ण, लंबोदर गणेश जी, श्वेतांबर सरस्वती जी। इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्ति में कौन सा रस है? पिलिकत कान्हा घुटुरवन आपत, मणिमय कनक, नंद के आंगन बिंब, पकड़िवे धावत। इसमें बताना है हमें कि कौन सा रस है। तो देखिए, इस पंक्ति में जो है श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया, इसलिए इसमें वात्सल्य रस आएगा। अब जानते हैं हम कि वात्सल्य रस क्या होता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। इसको हम तब प्रयोग करते हैं जब माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम और गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम हमें दिखाई देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने मणियों से युक्त नंद के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। इस तरह से वात्सल्य रस आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश गीत गा चुका है, वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित रूप क्या है? ऑप्शन है, रमेश ने गीत नहीं गाया, रमेश ने गीत गाया होगा, रमेश गीत गा रहा था, या रमेश गीत गाएगा। देखिए, इसमें जो ऑप्शन सी है, रमेश गीत गा रहा था, यह हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यह अपूर्ण भूतकाल है। जब हम वहाँ थे, मतलब मान लीजिए जैसे मैं रमेश जब गीत गा रहा था तो मैं वही था, लेकिन जब मैं आया तब मैं किसी ने मुझसे पूछा रमेश क्या कर रहा है, तो मैंने कहा कि वो गीत गा रहा था। मतलब ये अपूर्ण भूतकाल है। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ कि वो गा रहा था तो अभी भी गा रहा है या नहीं, तो यह अपूर्ण भूतकाल में आ जाता है। उसमें देखिए, क्रिया के जिस रूप में कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा कार्य प्रकट न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे श्रेया खाना खा रही थी। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 2 दिन से डैश में ठंडक है, मौसम, जलवायु, ग्रीष्म या शीत। तो देखिए, इसमें जो है मौसम आएगा। 2 दिन से मौसम में ठंडक थी, क्योंकि जलवायु में ठंडक नहीं हो सकी। ग्रीष्म जो है एक ऋतु है और शीत जो है वो भी ऋतु है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मौसम में ठंडक है। अब देखिए, मौसम का अर्थ क्या होता है? किसी भी स्थान विशेष पर किसी खास समय वायुमंडल की स्थिति को बताता है। जैसे उदाहरण के लिए आज का मौसम बहुत गर्म है, इस तरह से। और जलवायु जो होती है किसी स्थान विशेष के दीर्घकालीन मौसम की दशा को जलवायु कहते हैं। मतलब लंबी जो, जैसे मान लीजिए जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ऋतु का जो पूरा 4 महीने होते हैं वो क्या होते हैं? वो गर्मी के होते हैं। इस तरह से जलवायु कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। ख्याति प्राप्त, जल सुहाता, तेज निष्कासन या प्रतिनियुक्ति। देखिए, जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा प्रतिनियुक्ति, उसमें तत्पुरुष समास नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रति है वो अव्यय है, इसलिए उसमें अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए, अव्यय क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द के पहले आपको प्रति, अनु, यथा, कथा, इस तरह के अगर शब्द मिलते हैं तो उसे अव्यय कहते हैं। वो अव्ययी भाव समास में आ जाता है। इस तरह से इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, प्रत्येक। अभी देखिए, इसमें अव्ययी भाव समास में जो उदाहरण है उसमें देखिए, पहला प्रति है, प्रति, फिर यथा, फिर आम, फिर प्रति। इस तरह से जो है अव्यय दिखाई दे तो अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखिए, मिश्र वाक्य बताना है हमें, जो कि 2 वाक्यों से मिलकर बना होगा। वह नेता यहाँ आए, उनको सम्मान मिला। नेता यहाँ आए, उनको सम्मान मिला। नेता के यहाँ आने पर उनको सम्मान मिला। अब देखिए, लास्ट में जो है, जब नेता यहाँ आए तब उनको सम्मान मिला। तो ये जो है हमारा मिश्र वाक्य है। जब और तब इसमें जो है मिश्रित किया गया है। जब नेता यहाँ आए तब उनको सम्मान मिला, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जब तब, जैसे जब मैं गया तब मुझे खाना मिला। इस तरह से आप जो है मिश्र वाक्य का बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्मा जी का कुत्ता खो गया, इसमें कौन सा निपात है? तो देखिए, निपात शब्द जो है वो शब्दों के बारे में बताता है।
कि मतलब उनका शब्दों का जो वाक्य है उसका चयन किस तरह से है, उसमें क्या भाव दिखाई दे रहा है। जैसे वर्मा जी का कुत्ता खो गया, इसमें निपात बता रहे हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो आदर बोधक है ये दिया गया है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा आदर बोधक, क्योंकि वर्मा जी बोल रहे हैं मतलब उनको वो आदर दे रहा है, तो इस तरह से इसमें आदर बोधक होगा। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अब निपात देखिए, किसी भी बात पर अधिक भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात कहलाता है, मतलब शब्दों पे भार, यानी वर्मा जी, तो जी पे यहाँ पे क्या है, शब्दों पे भार दिया गया है। इस प्रकार के देखिए 9 है जो निपात जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकृति निपात, देखिए स्वीकृत यानी कि हमने स्वीकार कर लिया है, तो इसमें हाँ जी या जी हाँ। अब नकारात्मक में, नकारात्मक तो आप समझ जाएंगे जी नहीं व या नहीं। निषेधात्मक यानी मत करो। प्रश्नबोधक यानी कि क्या, क्यों। और विस्मय आदि यानी काश। तुलनात्मक में सा आता है, जैसे कौन सा, तो उसमें कौन सा सही है। जैसे मैं कहूँगा 2 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो उसमें क्या तुलना आती है दोनों ऑप्शन के बीच में, क्योंकि 2 ऑप्शन दिए बस कौन सा सही है बताओ, तो उसमें तुलना होती है। फिर अवधारणा बोधक निपात, मतलब इसमें अवधारणा ही होती है। आदर बोधक में अभी जी और बल प्रदाय, तो देखिए बल जो जिस चीज़ पे दिया जाता है, मतलब तुम्हें तो, ऐसा हम कहते हैं ना किसी को तुम्हें तो उसमें बल दिया जाता है। और तुम्हें ही जाना होगा, तुम्हें ही जाना होगा, मतलब ही मैंने बोला है, मतलब वो बल दे रहा हूँ मैं इस चीज़ पे। या फिर तुम्हें भी जाना होगा, तुम्हें भी जाना होगा, तुम्हें भी, इसमें भी हम बल देते हैं। ये बल जो बल प्रदाय बोधक होते हैं, तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा। कुल 9 प्रकार के निपात शब्द होते हैं, निपात। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आच्छादित का उचित विच्छेद कौन सा है, तो देखिए आच्छादित का जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, आ प्लस छादित। और इसमें जो है व्यंजन संधि का उपयोग किया गया है। आच्छादित में व्यंजन संधि इसलिए होगी क्योंकि किसी ह्रस्व स्वर या आ के किसी व्यंजन से मेल होने पर छ के पहले जो है च जोड़ दिया जाता है। व्यंजन में आप याद रखिएगा, अगर इस तरह का कोई छ वाला शब्द आता है तो उसके पीछे अगर पहले अगर आधा च हो तो उसमें व्यंजन संधि होगी। इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे शरद चंद्र या सरस्वती चंद्र, इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प के साथ चयन करें जो दिए वाक्य में उक्त हो, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। तो देखिए जिस पर अगर किसी ने अधिकार कर लिया उसे हम कहते हैं अधिकृत, यानी कि ये जमीन मेरे अधिकृत है या उसके अधिकृत है। अधिनियम नहीं होता है, अधिनियम पारित किया जाता है, अध्यादेश भी जारी किए जाते हैं और अधिसूचना जारी की जाती है, लेकिन अधिकृत यानी किसी व्यक्ति के अधिकृत में कोई चीज़ अगर होती है तो। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। अधिकृत, अधिकृत के अन्य अर्थ है अधिकार में आया हुआ, हाथ में आया हुआ, उपलब्ध, जिस पर अधिकार किया गया। अब देखिए अधिनियम जो होता है वो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम होता है, और जो अध्यादेश होता है वो सरकार द्वारा पारित किए जाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और अधिसूचना जो होती है वो देखिए वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ, नीरज, नंबर, ये नंबर नहीं अंबर है। नभ, नीरज, अंबर या अंतरिक्ष। तो देखिए जो हमारा नीरज है, नीरज जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। नीरज जो है कमल का पर्यायवाची होता है, इसलिए नीरज हमारा राइट आंसर होगा। नीरज आकाश का पर्यायवाची नहीं है, नीरज के अन्य पर्यायवाची। अब देखिए कमल के जो है अन्य पर्यायवाची जो नीरज है उसके है कमल, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्कर। और इसके अलावा आकाश के पर्यायवाची अभ्र, अर्श, अर्श से फर्श आपने सुना होगा, आसमान, ऊर्ध्वलोक, गगन मंडल, व्योम, अनंत और आसमान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धूर्व शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए धूर्व शब्द में जो है दीर्घ संधि आती है, इस तरह से धूर्व को लिखा जाता है, क्वेश्चन में गलत है। ऊर्ध्व संधि का संधि विच्छेद है भू प्लस ऊर्ध्व। इसमें देखिए जब दोनों को भू और ऊर्ध्व मिलते हैं तो बड़ी ऊ की मात्रा बनती है। याद रखिएगा दीर्घ संधि में जो है दो जब शब्द जुड़ते हैं तो जो शब्द नया बनता है उनके बीच में जो मात्रा लगती है वो बड़ी मात्रा होती है। वो बड़ा आ हो सकता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से, या बड़ा ओ हो सकता है। जैसे महा प्लस औषधि तो महौषधि, इस तरह से सकता है। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि 2 स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर होंगे, फेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे शिव प्लस आलय शिवालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, गिरि प्लस इंद्र गिरिंद्र और गिरि प्लस ईश गिरीश, गण प्लस ईश, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुम का विलोम शब्द क्या है। प्रकट, जानना, खोया हुआ या रहस्य। ठीक है, तो देखिए गुम यानी क्या होता है, गायब हो जाना, इस तरह से। और उसका हमें उल्टा बताना है। गुम अगर कोई हो गया है तो उसका उल्टा होगा प्रकट होना। तो गुम होना यानी गुम जाना और प्रकट होना यानी मिल जाना, इस तरह से प्रकट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए विलोम शब्द में आपको जो विपरीत शब्द होते हैं उनको विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को हम विरुद्धार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे हार जीत, आय व्यय, आजादी, गुलामी, नवीन और प्राचीन, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सा, मिल, र या मिलना। तो देखिए प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। हमें इसका प्रत्यय पूछा गया, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, जैसे अनुशासन, अनुहीनता, अनुकूल। तो जो अनु आगे लगा हुआ है वो प्रत्यय होता है, लेकिन अगर पीछे की तरफ लगता है वो प्रत्यय होता है। मतलब जो आगे लगा है अनु जो हुआ वो उपसर्ग हो गया, और प्रत्यय जो है वो पीछे की तरफ लगता है, जैसे सफलता, असफलता, इस तरह से जो है पीछे की जो लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए मिलन में आखिरी में क्या लगा है, सार, तो सार जो होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा प्रत्यय। अब देखिए सार के और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे एक सार, शर्मसार, खाकसार, इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लंबी बात के मुहावरे को किस शब्द का चयन हुआ? लंबी बात यानी शैतान की आंत, सफेद झूठ, मन के लड्डू या विष की गांठ। तो देखिए, लंबी बात का जो अर्थ होता है शैतान की आंत। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। शैतान की आंत अर्थात लंबी, बहुत लंबी चौड़ी बात। इसका वाक्य में प्रयोग हुआ, रात को दादी ने कहानी सुनाई, वह इतनी पकाऊ थी और लंबी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी, मानो शैतान की आंत हो गई। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चंस थे। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। तो आपने अगर इनमें जो परिभाषा दी हुई है, जो टॉपिक हमने बताया है, अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कई सारे नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा हम आपको और भी कई सारी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे आगे। और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद। थैंक यू।